अध्याय 31 जंगल में मजबूत होना। दो अपने पंख ढीले पड़ते देख भृंग घबरा गया। उसका बचा हुआ पंख हवा में जोर जोर से हिल रहा था, जबकि उसके 6 पैर जंगल की जमीन पर जोर जोर से टकरा रहे थे। जब वह लुढ़का और मुड़ा तो उसके बख्तरबंद शरीर के प्रभाव से पेड़ों के तने टूट गए। वह एथन को अपनी पीठ से हटाने के लिए बेताब था। एथन लोहे से मजबूत की गई अपनी उंगलियों से कवच प्लेटों के बीच की दरार खोदता रहा, लेकिन प्राणी की झटकेदार हरकतें लगातार हिंसक होती गईं। काली गंध से सतह चिकनी हो गई और प्रत्येक झटके के साथ उसकी पकड़ कमजोर होती गई। बस मर जाओ अभी, वह गुर्राया, हान वेई की तलवार को और गहराई तक ले जाने की कोशिश करते हुए। एक आखिरी झटके ने उसे उड़ा दिया। उसकी पीठ एक विशाल पेड़ के तने से इतनी जोर से टकराई कि हड्डियां हिल गईं। क्रंच डॉट टक्कर से छाल टूट गई, टुकड़े बाहर की ओर फूटने लगे और उसके शरीर के कारण लकड़ी में बड़ा गड्ढा बन गया। इससे उसके दांतों में हवा दौड़ गई और दर्द उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गया। पेड़ को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त मजबूत होने का मतलब यह नहीं था कि वह खुद भी नुकसान से सुरक्षित था। भृंग विजय से चीखा और गुस्से से अपने जबड़े चटकाते हुए उसकी ओर मुड़ा। भृंग उसे चीर डालने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। भृंग का एक पंख बेकार लटका हुआ था, लेकिन दूसरा अभी भी सीमित गतिशीलता के लिए पर्याप्त रूप से काम कर रहा था। दौड़ते हुए उसके 6 पैर जंगल की जमीन में गड़े हुए थे। एथन ने अपनी पीठ के दर्द को नजरअंदाज करते हुए खुद को सीधा खड़ा कर लिया। बुरा नहीं है, वह खून थूकते हुए बुदबुदाया। मेरी बारी। उसने अपनी उन्नत गति सक्रिय कर दी और बगल में दौड़ा जैसे ही भृंग उस पेड़ से टकराया जिसके सामने वह खड़ा था। प्राचीन तना जोरदार धमाके के साथ गिर गया, लेकिन राक्षस की गति जरा भी धीमी नहीं हुई और आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ घूमकर उसका पीछा करने लगा। एथन ने उसके वक्षस्थल के कोमल जोड़ को निशाना बनाते हुए तेजी से 3 तीर छोड़े। 2 तीर उसके कवच से टकराकर बिना किसी नुकसान के उछल गए। तीसरा तीर निशाने पर लगा और गहराई में धंस गया। भृंग दर्द से चीखा पर रुका नहीं। चोट ने उसे और भी आक्रामक बना दिया। उसने फिर हमला किया, इस बार और तेजी से। उसके जबड़े इतने चौड़े हो गए थे कि एक आदमी को 2 टुकड़ों में काट सके। एथन ने छलांग लगाई, उस पर से कूदने का इरादा था, लेकिन उसकी गति उतनी तेज नहीं थी। अरे, इसने मुझे पकड़ लिया, वह बुदबुदाया जब कूदते समय उसका एक चिमटा उसके पैर में फंस गया, जो उसकी पैंट को चीरता हुआ उसकी पिंडली में गहराई तक धंस गया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसके पैर में तीव्र दर्द हुआ और वह भृंग के तत्काल हमले से बचने के लिए लुढ़कने लगा। घाव बहुत बुरा था। उस पर नजर डालने पर एथेन देख सकता था कि मांसपेशियां हड्डी तक खुली हुई थीं तथा रक्त मुक्त रूप से बह रहा था। लेकिन सौभाग्य से उसकी F+ पुनर्जनन प्रतिभा सक्रिय हो गई और घाव के किनारे धीरे धीरे जुड़ते गए। यह भालू की मूल की ग्रेड क्षमता जितनी तेज तो नहीं है, लेकिन उसे लड़ाई में बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। इससे मेरी युद्ध क्षमता कम हो जाएगी, वह दूरी बनाने के लिए पीछे की ओर लंगड़ाते हुए बोला। भृंग ने एथन की कमजोरी को भांप लिया। मौका न गवाते हुए वह आगे बढ़ा। वह उसकी ओर बेकाबू गति से दौड़ा, शिकार की आशंका में उसके पंजे चटक रहे थे। चीख! जैसे ही भृंग ने हमला किया, एथन ने बाईं ओर छलांग लगाई, फिर दाईं ओर गोता लगाया। वह उसके शरीर के नीचे लुढ़क गया और अपनी तलवार से ऊपर की ओर वार करता हुआ आगे बढ़ा। ब्लेड ने अपना निशान नरम पेट में पाया, जिससे अधिक काला रंग निकला। भृंग चीखा, ऐसी ध्वनि जो कोई भी कीट नहीं निकाल सकता। वह मुड़ा, अपने पिछले पैरों से उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एथन पहले से ही आगे बढ़ रहा था। उसके पैर उसे उसकी पहुंच से थोड़ा दूर ले जा रहे थे। उसके पैर का घाव धड़क रहा था, लेकिन खून बहना कम हो गया था। पुनर्जनन प्रक्रिया काम कर रही थी, हालांकि धीरे धीरे। मुझे इसे जल्द ही खत्म करना होगा, एथन ने बुदबुदाते हुए चारों ओर नजर घुमाई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह घिरा हुआ तो नहीं है। भृंगों की चीख पुकार ने जरूर कुछ राक्षसों को आकर्षित किया होगा, और कौन जाने वे किस रैंक के होंगे। भृंग फिर से ऊपर उठा, जिससे उसका निचला हिस्सा फिर से उजागर हो गया, लेकिन यह कोई गलती नहीं थी, यह एक अलग हमले का तरीका था। उसका पेट 1 बार 2 बार धड़का, फिर अम्लीय तरल पदार्थ की एक धार उसकी ओर छिड़की। छी! एथन ने ठीक समय पर प्रोटेक्टिव शील्ड को सक्रिय कर दिया। तेजाब जादुई अवरोध से टकराया और उसके बगल के जंगल के फर्श को चीरता हुआ अंदर घुस गया। वह बहुत करीब था, बहुत करीब। मुझे एक नई योजना की जरूरत है। इसमें बहुत समय लग रहा है। भृंग का प्राकृतिक कवच अभी भी उसके हमलों के लिए बहुत मजबूत था। उसके एसिड स्प्रे ने उसे दूरी पर रखा और उसके शेष पंख ने उसे पर्याप्त गतिशीलता प्रदान की जिससे वह आसानी से उसके द्वारा घेर लिए जाने से बच गया।
सब कुछ उपयोग करने का समय आ गया है। एथन ने आयरन एनहांसमेंट को सक्रिय किया, जिससे उसका शरीर अगले हमले का सामना करने के लिए मजबूत हो गया। जब भृंग आगे बढ़ा तो उसने चकमा नहीं दिया, उसका सीधा सामना हुआ और एनहांस्ड स्पीड उसे सीधे उन घातक पंजों की ओर ले गई। अंतिम क्षण में वह नीचे गिरा और उसके नीचे सरक गया। उसकी तलवार उसके पेट को आगे से पीछे तक चीरने के लिए उठी। यह युक्ति काम कर गई। उसके ब्लेड ने नरम चिटिन में एक लंबा घाव कर दिया। लेकिन भृंग का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। जैसे ही एथन उसके नीचे से निकला, उसके पिछले पैरों में से एक ने उसकी छाती पर वार किया और जोर से वह उड़कर दूसरे पेड़ पर जा गिरा। इस बार उसने न केवल छाल पर गड्ढा बनाया, बल्कि वह सीधे उसमें से गुजर गया। जैसे ही एथन पेड़ के तने से टकराया और झाड़ियों के बीच गिर गया, पेड़ गिर गया। उसका मुंह खून से भर गया। अरे! उस हमले से निश्चित रूप से कई पसलियां टूट गईं, लेकिन जब वह वहां लेटा था, तब भी उसकी पुनर्जनन प्रतिभा काम कर रही थी तथा क्षति की मरम्मत कर रही थी। अध्याय 32 जंगल में मजबूत होना 3 भृंग अब और भी सावधानी से उसके पास आया, उसके अप्रत्याशित लचीलेपन से सावधान। उसके घायल पेट से इचोर टपक रहा था। एथन ने खुद को ऊपर धकेला, सीने में दर्द से कराह उठा। उसकी तलवार धक्के में खो गई थी। धनुष अभी भी उसकी पीठ पर बंधा हुआ था, लेकिन उसके पास तीर चलाने का समय नहीं था। उसके पास जो कुछ भी था वह सब एक साथ। एथन की उन्नत गति प्रतिभा उसके चारों ओर एक हल्के नीले रंग की आभा में प्रस्फुटित हुई तथा उसकी धारणा के तेज होने के साथ ही दुनिया धीमी हो गई। वह कांसे की गोली की तरह आगे बढ़ा और भृंग के 2 बार पंजे तोड़ने से पहले ही उसने 20 मीटर का अंतर पाट दिया। चलो देखते हैं कि तुम सचमुच कितने मजबूत हो। उस विशालकाय कीड़े के जबड़े खुल गए, उसे 2 टुकड़ों में काटने के लिए तैयार। आखिरी पल में एथन का सुरक्षा कवच प्रकट हुआ और उसके पंजे उस पर टूट पड़े। टक्कर से उसकी भुजाओं में कंपन हुआ, लेकिन ढाल टिकी रही। यह बहुत दर्दनाक है। उसी गति में एथन ने लौह संवर्धन को सक्रिय कर दिया। उसकी भुजा धातु जैसी चमक से भर गई, क्योंकि इस प्रतिभा ने उसके शरीर को हथियार के स्तर का घनत्व प्रदान कर दिया। उसकी मुट्ठियां जीवित हथौड़े बन गईं और प्रत्येक पोर हड्डियों को चकनाचूर करने वाले प्रहारों को झेलने के लिए मजबूत हो गया। उसने भृंग के कवच पर किसी तगड़े की तरह जोर से वार किया और जमीन धंस गई। उसकी लोहे जैसी सख्त मुट्ठियों ने उनके बीच पहले हुए टकराव से बनी बाल जैसी दरार को ढूंढ निकाला और हर वार कांस्य श्रेणी की बुद्धिमत्ता से पैदा हुई सटीकता के साथ लग रहा था। हर वार के साथ दरार फैलती गई और चमकदार काली सतह पर मकड़ी के जाले जैसी आकृतियां बनती गईं। तोरो लानत है तुम पर! भृंग ने भयानक क्रूरता से जवाबी हमला किया। उसके बचे हुए पंख से तेज चीख निकल रही थी और वह बेतहाशा फड़फड़ा रहा था। एक दांतेदार पैर एथन के बाजू में फंस गया, कपड़े और मांस को चीरता हुआ। एक अन्य ने उसकी पीठ पर वार किया, जिससे एक ऐसा घाव हो गया जो एक सामान्य आदमी को लकवाग्रस्त कर देता। वह दर्द से चीख उठा, क्योंकि उसके शरीर से खून बह रहा था और नीचे जंगल की जमीन पर फैल रहा था। लेकिन प्रत्येक घाव के साथ उसकी पुनर्जनन प्रतिभा सक्रिय हो गई, क्षतिग्रस्त वाहिकाओं को सील कर दिया, मांसपेशियों को मजबूत किया तथा उसकी लड़ने की शक्ति को संरक्षित किया। भृंग के जबड़े उसके चेहरे पर झपटे और जब वह झुका तो उनके नुकीले किनारे उसकी आंखों से मिलीमीटर भर दूर रह गए। उसके मुंह से खट्टा थूक निकला, जो उसकी त्वचा को छूते ही चटकने लगा। फिर भी कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। कोई भी झुकने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मौत की जंग। एथन के लगातार प्रहार से कवच की दरार और चौड़ी हो गई और काइटिन के टुकड़े टूटने की आवाज जंगल में गूंज उठी। आखिरी जबरदस्त मुक्के के साथ उसकी मुट्ठी टूट गई और कलाई तक गहरी भृंग की आंतरिक गुहा में धंस गई। वह जीव बिल्कुल पागल हो गया। उसके पैर हिलने लगे और उनमें से एक ने एथन के चेहरे पर भयानक जोर से जकड़ लिया। उसकी त्वचा कान से ठोड़ी तक फट गई, खून एक चाप में छिड़क गया जिससे आसपास के पत्ते लाल हो गए। एक अन्य अंग उसके कंधे में पूरी तरह घुस गया, जिसका सिरा उसकी पीठ से खून की धार के रूप में बाहर निकला। एथन की आंखों के पीछे तारे फूट पड़े। दर्द इतना तीव्र था कि उसकी चेतना बंद हो जाने का खतरा था। लेकिन दर्द से भी अधिक गहरी कोई चीज उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसकी उंगलियां भृंग के शरीर के भीतर किसी ठोस चीज के चारों ओर बंद हो गईं, एक गर्म स्पंदित क्रिस्टल जो शक्ति विकीर्ण कर रहा था। कोर, तुम मेरी हो! उसके गले से निकली दहाड़ मानवीय नहीं थी। वह एक शिकारी द्वारा अपने शिकार पर दावा जताने की युद्ध पुकार थी। एक जोरदार झटके से उसने कोर को आजाद कर दिया। छेद से चिपचिपा तरल पदार्थ फूट पड़ा, जो उसकी बाह की कोहनी तक फैल गया। भृंग की हरकतें तुरंत बदल गईं। उन्मत्त आक्रामकता की जगह बेकाबू छटपटाने लगी, क्योंकि उसकी शक्ति का स्रोत छिन गया था। एथन पीछे की ओर लड़खड़ा गया।
उसके पैर लगभग जवाब दे गए, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। उसने आगे बढ़कर अपनी मुट्ठी भृंग पर तब तक पटकी जब तक कि उसके पैर अंदर की ओर मुड़ नहीं गए, और अंतिम झटके के साथ वह स्थिर हो गया। उसकी रक्तरंजित मुट्ठी में जकड़ा हुआ चमकता हुआ कोर उसकी तेज धड़कन के साथ ताल मिलाकर धड़क रहा था। एथन मिट्टी में फैला हुआ पड़ा था, उसका शरीर घावों का युद्ध क्षेत्र था। उसके नीचे खून जमा हो गया क्योंकि उसकी F+ पुनर्जनन प्रतिभा काम कर रही थी। उसके चेहरे के घाव के किनारे एक दूसरे से खिंच रहे थे, उसके कंधे का छेद धीरे धीरे अंदर से बाहर की ओर बंद हो रहा था। कुछ मिनट आराम करने के बाद एथन धीरे धीरे फर्श से उठ खड़ा हुआ। क्रूर जानवर काला भृंग लौह संवर्धन प्रतिभा ई भक्षण रैंक मध्यकांस्य खा जाओ। आपने काली बीटल को खा लिया है, आपने लौह संवर्धन प्रतिभा विकसित कर ली है, आपने +5 शक्ति प्राप्त की है, आपने ब्लैक बीटल रूपांतरण विकसित कर लिया है। एथन को तुरंत अपनी शक्ति में वृद्धि महसूस हुई। अपने हाथ में कोर को देखते ही एथन के पास उसे निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कोर के बदले कुछ कमकांस्य कोर लेना अच्छा होता। झगड़े और ईर्ष्या के कारण अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की गलती के बाद वह अब दूसरे जिले के मुख्य विनिमय मंडप में प्रवेश नहीं कर सकता था। कोर को खाने के बाद एथन की ताकत और भी बढ़ गई। +10 शक्ति स्थिति मानव एथन ब्रैंडन रैंक निम्नकांस्य प्रतिभाएं उन्नत गति F, सुरक्षा कवच F+, लौ संवर्धन F+, सटीकता संवर्धन F+, पुनर्जनन F+, खंजर चलाना F, रूपांतरण शैडो फैंग वुल्फ पीक आयरन रेजर बैक बोअर हाई आयरन ब्लैक बीटल मिड ब्रॉन्ज ब्राउन बियर मिड ब्रॉन्ज स्तर 2 स्वास्थ्य अंक 700 मन अंक 600 शक्ति 75 चपलता 60 बुद्धिमत्ता 60 जीवन शक्ति 70 निःशुल्क विशेषताएं 5 कौशल बुनियादी फुटवर्क नौसिखिया 10%। अध्याय 33 अच्छा लड़का भृंग युद्ध के बाद एथन पर थकान एक लहर की तरह टूट पड़ी। उसकी पुनर्जनन प्रतिभा ने उसके घाव भर दिए थे, लेकिन मानसिक थकान बनी रही। एक साथ कई प्रतिभाओं को सक्रिय करने से उसका मन भंडार क्षीण हो गया। यद्यपि वह आराम के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, फिर भी वह ऐसा करने में असमर्थ था। मुझे और मजबूत होना होगा, उसने अपने चेहरे से खून पोंछते हुए बुदबुदाया। इंसान और जानवर मेरा शिकार कर रहे हैं, आराम करने का कोई समय नहीं। जनरल हान के आदमियों के शहर की तलाशी के दौरान नहीं, सिल्वर रैंक के राक्षसों के हमले की तैयारी के दौरान भी नहीं। अब सब कुछ गिना जाता है। अगले कुछ घंटे धुंधले से गुजर गए। एक पीक आयरन शैडोफैंग भेड़िया उसके तीरों से गिर पड़ा। एक हाई आयरन रेजरबैक ने उसकी जान लेने के लिए हमला किया। छोटे जानवरों का एक झुंड उसके रूपांतरित रूप के सामने बिखर गया। किसी ने भी वह गुण या प्रतिभा नहीं दी जिसकी उसे चाह थी, लेकिन उनके मूल तत्व बुरे नहीं थे। कुछ देर बाद एथन ने पूर्वी क्षितिज की ओर देखा। आसमान में हल्की सी चमक ने भोर होने का संकेत दे दिया। बुरी फसल नहीं है, उसने अपने अंतिम शिकार से मूल निकालते हुए कहा। उसने बाकी कोर के साथ साथ इस कोर को भी अपनी अंगूठी में जमा कर रखा था। दुनिया बदलने के लिए तो नहीं, लेकिन अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए काफी था। ठीक है, अब शिकार करना काफी है। उसका शरीर आराम मांग रहा था। कांस्य श्रेणी के योद्धाओं की भी सीमाएं होती हैं, और उसने अपनी सीमा को पार कर लिया था। 4 घंटे की नींद से उसका मन पुनः जागृत हो जाता था और उसकी पुनर्जनन प्रतिभा अपना काम पूरा कर लेती थी। शहर लौटना उसे छोड़ने से ज्यादा आसान साबित हुआ। रात के पहरेदार अपनी नीरस पारी के बाद उबे हुए और नींद से भरे हुए दीवार के उस हिस्से पर बमुश्किल गश्त कर पा रहे थे जिसे उसने असुरक्षित बताया था। बस एक तेज चढ़ाई, एक शांत छलांग की जरूरत थी और वह वापस जिला 3 की गंदी सड़कों पर पहुंच गया। रेस्तरां का पिछला प्रवेश द्वार खुला और एथन अंदर घुस गया, सावधानी बरतते हुए कि लिनिया उसके पिता जाग न जाएं, क्योंकि वह भंडारण कक्ष की ओर जा रहा था जो अब उसके लिए शरणस्थल बन गया था। सोफा पहले कभी इतना आकर्षक नहीं लगा था। वह पूरे कपड़े पहने हुए ही उस पर गिर पड़ा। उसका शरीर आखिरकार थककर चूर हो गया। कुछ घंटों बाद एथन की नींद भंडारण कक्ष का दरवाजा खुलने की चरमराहट की आवाज से खुली। वह झटके से सीधा खड़ा हो गया। उसका हाथ तकिए के नीचे छिपे चाकू की ओर बढ़ गया। कांस्य श्रेणी की सजगता ने उसे आधी लड़ाई की मुद्रा में पहुंचा दिया था, इससे पहले कि उसका चेतन मन उसे समझ पाता। माफ करना, मैंने तुम्हें जगा दिया होगा। लिन दरवाजे पर खड़ी थी, उसके हाथ में एक ट्रे थी। उसके पीछे की छोटी सी खिड़की से सुबह की रोशनी छनकर आ रही थी, जिससे उसकी छवि एक हल्की सी चमक में बदल रही थी। कोई बात नहीं, एथन ने अपनी मुद्रा ढीली करते हुए कहा। मैं तो वैसे भी उठने ही वाला था। लिन की आंखें उसकी सूरत देखते ही थोड़ी चौड़ी हो गईं। हालांकि लौटने से पहले उसने ज्यादातर खून धो दिया था, फिर भी उसकी खुली त्वचा पर चोट के निशान थे।
उसके चेहरे पर गहरा घाव उसकी पुनर्जनन प्रतिभा की बदौलत लगभग ठीक हो गया था, लेकिन एक ताज़ा गुलाबी निशान रह गया था। तुम कल रात बाहर गए थे, उसने कहा। कोई सवाल नहीं। एथन ने इनकार नहीं किया, कुछ काम निपटाना था। लगता है लड़ाई का काम है। उसने ट्रे पास ही रखे एक टोकरे पर रख दी। चावल का दलिया, भाप से पकी बंस और गर्मागर्म चाय। इस साधारण खाने की खुशबू मिलिट्री कैंटीन के किसी भी भोज से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी। ऐसा कुछ लिन दरवाजे के पास ही खड़ी रही। वह स्पष्ट रूप से और अधिक पूछना चाहती थी, लेकिन झिझक रही थी। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? एथन ने उसके बोलने से पहले ही पूछा। तुम और तुम्हारे पापा। तुम जानती हो कि मैं मुसीबत हूं। उसने सिर थोड़ा झुकाकर सवाल पर विचार किया। आप अच्छे आदमी लगते हैं। क्या इसीलिए आप मदद कर रहे हैं? बस लिन ने कोई जवाब नहीं दिया और केवल मुस्कुरा दिया। आज सुबह कुछ सैनिक सवाल पूछने आए थे। एक स्केच दिखा रहे थे। तुमने उन्हें क्या बताया? हमने तो उस वर्णन जैसा कोई नहीं देखा। उसने कंधे उचका दिए। झूठ बोलना मुश्किल नहीं था। उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। एथन ने सिर हिलाया। उसके कंधों से तनाव कम हो रहा था। शुक्रिया। ठंडा होने से पहले खा लो, उसने जाते हुए कहा। भोजन के लिए धन्यवाद, उसने जाते समय उसकी पीठ की ओर देखते हुए कहा। आपका स्वागत है। वह जाने से पहले मुड़ी और अपने पीछे धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। वह एक पल के लिए दरवाजे की तरफ देखता रहा। फिर उसने खाने की तरफ रुख किया। उसे अचानक एहसास हुआ कि रात भर शिकार करने के बाद उसे कितनी भूख लगी है। दलिया कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। उसके बाद दो उबले हुए बंस भी गायब हो गए जो मुश्किल से उसके गले के किनारों को छू रहे थे। कांस्य श्रेणी का चयापचय, विशेष रूप से कई घावों के ठीक होने के बाद, खतरनाक दर से कैलोरी जलाता है। मुझे सचमुच खाना बनाना सीखना होगा, वह बुदबुदाया। उसका मुंह अभी भी भरा हुआ था जैसे ही उसने आखिरी निवाला खाया। शायद मुझे किसी दिन लिन के पापा से मुझे सिखाने के लिए कहना चाहिए। खाना पकाना उनके जीवन में कभी प्राथमिकता नहीं रहा। ऐसे कौशल के लिए उनका पहला जीवन बहुत जल्दी खत्म हो गया और सैन्य स्काउट कैंटीन में मिलने वाला कोई भी खाना खा लेते थे। लेकिन अब जब उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और उनका भविष्य अनिश्चित था, तो आत्मनिर्भरता पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। हर टुकड़ा खत्म करने के बाद एथन को एहसास हुआ कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। शायद मुझे अपने बुनियादी फुटवर्क कौशल का अभ्यास करना चाहिए, उसने अपने आसपास के क्षेत्र पर नजर डालते हुए सोचा। अध्याय 34 अनाथालय। छोटे भंडारण कक्ष में लगभग 1 घंटे तक अभ्यास करने के बाद एथन ने अपनी स्थिति की जांच की। मानव एथन ब्रैंडन रैंक, निम्नकांस्य प्रतिभाएं, उन्नत गति F+, सुरक्षा कवच F+, लौ संवर्धन F+, सटीकता संवर्धन F+, पुनर्जनन F+, खंजर चलाना F, रूपांतरण शैडो फैंग वुल्फ, पीका आयरन, रेजरबैक बोअर, पीका आयरन, ब्लैक बीटल, मध्यकांस्य, ब्राउन बियर, मध्यकांस्य, स्तर 2 स्वास्थ्य अंक, 700 मन अंक, 600 शक्ति, 75 चपलता, 60 बुद्धिमत्ता, 60 जीवन शक्ति, 70 निःशुल्क विशेषताएं, 5 कौशल, बुनियादी फुटवर्क, नौसिखिया, 12%। तीव्र कसरत के बावजूद उनकी कौशल प्रगति में कोई खास वृद्धि नहीं हुई, सिर्फ 2%। उसने माथे से पसीना पोंछते हुए भौहें चढ़ाई। यहां ठीक से हिलने डुलने की जगह नहीं है। पूरे क्रम का अभ्यास नहीं हो पा रहा है, फिर भी प्रगति तो प्रगति ही थी। कल रात के शिकार से उसकी उन्नत गति प्रतिभा F+ रैंक तक विकसित हो गई थी। जिला 2 में एक भव्य जागीर घर के अंदर एक चीनी मिट्टी का फूलदान दीवार से टकराकर टूट गया। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने उसे नहीं पाया? हान वेई की दहाड़ छत से गूंज उठी। नौकर भयभीत चूहों की तरह भोजन कक्ष से भाग गए। सिर्फ एक ही बचा था, फेंग, जो उसके पिता का एक भरोसेमंद सेवक था। वह आदमी अपनी आंखें नीची किए हाथ जोड़े खड़ा था। यह नीच आदमी माफी मांगता है, युवा गुरु, फेंग बुदबुदाया। उसका माथा लगभग जमीन को छू रहा था। हमने हर सराय, हर शराब खाने की तलाशी ली है। हमने सेना से पूछताछ की है, उसकी बैरक की जांच की है। ऐसा लगता है जैसे वह गायब हो गया हो। हान वेई ने एक बेशकीमती जेड टेबल राजधानी के स्वामी का उपहार उठाकर संगमरमर के फर्श पर पटक दिया। खजाने के टूटने की आवाज से उसका गुस्सा बमुश्किल शांत हुआ। एक मामूली जासूस, वह गुर्राया। उसकी आवाज अचानक धीमी और उसकी चीख से भी ज्यादा डरावनी हो गई। जिला 3 का एक मामूली आदमी। उसने मुझे मेरे ही इलाके में बेइज्जत किया और तुम कह रहे हो कि उसने मेरे बाप के पूरे नेटवर्क को मात दे दी है। खून उसकी ठोड़ी से नीचे बह रहा था जहां उसने अपने होंठ काट लिए थे। उसका परिवार, हान वेई फुसफुसाया। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि फेंग भी सिहर उठा। उन्हें ढूंढो, कोई भी जिसकी उसे परवाह हो, कोई भी जिसका उससे खून का रिश्ता हो।
युवा मास्टर कोई नहीं है। असंभव। हान वेई के मुंह से यह शब्द फूट पड़ा। एक क्रिस्टल का शीशा दीवार से सटा हुआ उसके पीछे पीछे आ रहा था। हर किसी का कोई न कोई होता है। माता पिता, भाई बहन, दोस्त, प्रेमी, उन्हें ढूंढो। फेंग ने बड़ी मुश्किल से निगला। उसका पालन पोषण दक्षिणी जिले के अनाथालय में हुआ था। कोई ज्ञात रक्त संबंधी नहीं। उसकी सैन्य फाइल में कोई आपातकालीन संपर्क नहीं लिखा है। हान वेई ठिठक गया। एक शिकारी सन्नाटा उस पर छा गया। अनाथालय? हाँ युवा मास्टर। इसकी देखरेख कौन करता है? एक सेवानिवृत्त सैनिक। निम्न कांस्य रैंक। किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। हान वेई के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। खुशी की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई ब्लेड म्यान से बाहर आ रहा हो। परफेक्ट, इस शब्द के अक्षरों में मौत छिपी थी। इसे जला दो। फेंग का सिर अचानक ऊपर उठा। क्षण भर के लिए प्रोटोकॉल पर आघात हुआ। युवा गुरु, इसे जलाकर राख कर दो। हान वेई की आवाज अब डरावनी तरह से शांत हो गई थी। लेकिन पहले पता करो कि क्या वहां किसी को हमारे दोस्त की याद है? कोई भी जिसने उसकी परवाह की हो। मैं उन्हें अलग करना चाहता हूं। खास ध्यान के लिए वह खिड़की के पास गया और डिस्ट्रिक्ट 3 की ओर ऐसी निगाहों से देखने लगा जैसे बदला लेने का वादा कर रहा हो। कोई भी बिना परिणाम भुगते हान की अवज्ञा नहीं करता। अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाया, उसकी मुट्ठी भींची हुई थी और सफेद हो गए थे, मैं उसे अपने पास बुला लूंगा। जब उसे धुएं की गंध आएगी और चीखें सुनाई देंगी। फेंग नीचे झुका। उसके पेट में ठंडी दहशत बैठ गई। हमें कब? आज रात। हान वेई ने खिड़की से मुंह नहीं मोड़ा। आज रात ही कर लो। फेंग कमरे से बाहर निकल गया। हवेली की ठंडी हवा के बावजूद उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। हान परिवार की सेवा में 20 साल बिताने के बाद उसने बहुत कुछ देखा था। क्रूरता, ताकत, महत्वाकांक्षा, लेकिन अभी अभी युवा मालिक की आंखों में जो अंधेरा था वह कुछ नया था, कुछ खतरनाक। दरवाजा बंद होते ही हान वेई ने एक क्रिस्टल ग्लास उठाया और देखा कि उस महंगी चीज से होकर प्रकाश कैसे परावर्तित हो रहा है। कोई भी हान को अपमानित नहीं करता, उसने खाली कमरे में फुसफुसाते हुए कहा। कोई भी नहीं। उसकी पकड़ में कांच टूट गया और खून शराब के साथ मिलकर संगमरमर के फर्श पर टपकने लगा। इस बीच एथन रेस्तरां के पिछले प्रवेश द्वार से फिसल गया। उसका हुड नीचे की ओर खिंचा हुआ था। जैसे ही वह एक कोने में मुड़ा, उसकी नजर एक जानी पहचानी शख्स पर पड़ी। मॉरिसन, उसका पूर्व कप्तान। वह अनुभवी स्काउट एक हथियार स्टॉल के पास खड़ा था। एथन एक फल ठेले के पीछे छिप गया। जरूरत पड़ने पर सक्रिय होने के लिए उन्नत गति तैयार थी। मॉरिसन ने उसे अभी तक नहीं देखा था। फल विक्रेता ने पूछा, आप खरीद रहे हैं या सिर्फ देख रहे हैं? माफ करना। एथन ने कुछ सेब उठाकर उस आदमी के हाथ में स्टार सिक्के डालते हुए कहा। बदले पैसे रख लो। वह भीड़ में घुल मिल गया, मॉरिसन को अपनी परिधीय दृष्टि में रखते हुए। कप्तान अकेला नहीं था, उसके साथ 4 स्काउट भी थे। क्या वे मुझे ढूंढ रहे हैं या वे बस चीजें खरीद रहे हैं? किसी भी हालत में मुझे सावधान रहना होगा। शहर पर रात छा गई और जैसे जैसे एथन पहरेदारों को चकमा देकर जंगल में घुसा, परछाइयां गहरी होती गईं। इस बीच डिस्ट्रिक्ट 3 में एक अलग तरह का अंधेरा छा गया। योजना याद रखना। फेंग ने अपने पीछे खड़े आदमियों को धीमी आवाज में निर्देश दिया। उन्हें स्वागत और सुरक्षित महसूस कराना। एथन को एक हीरो की तरह समझना जिसके दोस्त इनाम के हकदार हैं। नाम लिखवाना, रिश्ते बनाना। समूह में स्वीकृति की फुसफुसाहट गूंज रही थी। कुल 3 आदमी थे। सभी ने साधारण व्यापारी के कपड़े पहने हुए थे। ऐसा कुछ भी नहीं जिससे उनके असली मकसद का पता चलता हो। अच्छा। फेंग ने अपना कॉलर सीधा किया और अनाथालय के जर्जर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी, हल्की, धीमी। दरवाजा खुला तो एक बुजुर्ग महिला सामने आई। उनके चांदी जैसे बाल एक सुंदर जूड़े में बंधे थे। देर रात होने के बावजूद उसकी आंखें दयालुता से चमक रही थीं, तथा दशकों की मुस्कुराहट के कारण उसके मुंह के कोनों पर कौवे के पैर की रेखाएं सिकुड़ रही थीं। नमस्ते सज्जनों, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उसकी आवाज में एक ऐसे व्यक्ति की गर्मजोशी थी जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों की देखभाल में बिताया हो। शुभ संध्या श्रीमती, फेंग ने पूछा। उसकी मुस्कुराहट से उसके इरादों का कुछ भी पता नहीं चला। चेन, श्रीमती चेन। वह मुस्कुराई और उनके पूरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनके पीछे इमारत के अंदर से बच्चों की हंसी गूंज रही थी। एक खुशमिजाज परिवार की आवाजें, जो बदकिस्मती से बना है लेकिन सच्चे स्नेह से बंधा है। श्रीमती चेन के एप्रन पर शाम के खाने के हल्के दाग थे जो उन्होंने शायद अभी अभी परोसा था। उनके गले में एक छोटा सा लकड़ी का पेंडेंट लटका हुआ था जो भद्दा लेकिन प्यार से तराशा हुआ था। उनके कई लाडले बच्चों में से एक का तोहफा था।
हम डिस्ट्रिक्ट टू मर्चेंट गिल्ड के प्रतिनिधि हैं, फेंग ने सहजता से झूठ बोला। हम होनहार अनाथों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो आगे चलकर शहर की सेवा कर रहे हैं, एक छात्रवृत्ति कोष स्थापित कर रहे हैं। अध्याय 35 अनाथालय 2। ओह, मिसेस चेन का चेहरा और भी खिल उठा। जहां शक होना चाहिए था वहां उम्मीद खिल उठी। कितना अच्छा। प्लीज अंदर आइए, अंदर आइए। बच्चे खाना खत्म कर रहे हैं। क्या आप चाय लेंगी? वह एक तरफ हट गई और उन्हें गर्मजोशी और मासूमियत की ओर ले गई। उसके पीछे बच्चों के चित्रों की एक दीवार प्रवेश द्वार को सजा रही थी, चमकती धूप में हाथ पकड़े हुए छड़ी के आकार के चित्र। श्रीमती चेन की लिखावट में नाम और उम्र ध्यान से लिखे हुए थे। 40 से ज्यादा सालों का प्यार इन दीवारों में, इन भूले बिसरे बच्चों में उमड़ रहा था। सुबह तक यह सब राख हो जाएगा। जैसे ही श्रीमती चेन उन्हें दादी माँ जैसे गर्व के साथ अपनी सफलता की कहानियों के बारे में बातें करते हुए मुख्य हॉल की ओर ले गईं, एक छोटी बच्ची कोने से झांकती हुई दिखाई दी। 5 साल से ज्यादा नहीं, बेमेल मोजे और उत्सुक आंखों वाली। वे कौन हैं? नाई नाई, उसने दादी के लिए स्नेहपूर्ण शब्द का प्रयोग करते हुए पूछा। महत्वपूर्ण अतिथि, नन्ही गौरैया, श्रीमती चेन ने बच्चे के बिखरे बालों को धीरे से सहलाते हुए कहा। भागो, कुक से कहो कि बढ़िया चाय बनाए। लड़की ने गंभीरता से सिर हिलाया और बड़ी गंभीरता से जिम्मेदारी लेते हुए भाग गई। फेंग के आदमियों ने एक दूसरे को देखा। आदेश तो आदेश ही थे। श्रीमती चेन अपने मेहमानों की ओर मुड़ी। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उन्होंने अपने घर में मौत का स्वागत किया है। तो अब वह मुस्कुराई। मुझे इस छात्रवृत्ति के बारे में और बताओ। मेरे पास बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं। हमें विशेष रूप से उन पूर्व निवासियों में रुचि है जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। इससे हमें वर्तमान बच्चों में क्षमता पहचानने में मदद मिलती है। ओह, मिसेस चेन का चेहरा खिल उठा। कितनी सारी सफलता की कहानियां हैं बताने के लिए। जियान है जो शहर के पहरेदारों में शामिल हो गया है, और लिनवेई है जो एक लोहार के पास प्रशिक्षु है। जैसे ही वह बोल रही थी, फेंग के आदमी कमरे में आराम से फैल गए, बाहर निकलने के रास्ते याद करने लगे, बच्चों की गिनती करने लगे, गवाहों का मूल्यांकन करने लगे। एक किशोर लड़का चाय के प्याले बांट रहा था। उसकी चौकस निगाहें आगंतुकों के लबादों के नीचे छिपे हथियारों पर टिकी थीं। उसने थोड़ा सा मुंह बनाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। एथन ब्रैंडन के बारे में क्या? फेंग ने पूछा। उसकी आवाज सहज रुचि के लिए सावधानी से बदली हुई थी। हमने हाल ही में उसका नाम सुना है। मिसेस चेन की मुस्कान थोड़ी लड़खड़ा गई। एथन? हाँ, वह हमारा ही था। शांत लड़का, बहुत दृढ़ निश्चयी। क्या तुम उसके करीब थे? फेंग ने पूछा। कोई खास रिश्ता? बुजुर्ग केयरटेकर की आंखें यादों में नम हो गईं। मैंने सैकड़ों बच्चों को पाला है, सर। वे सभी मेरे लिए खास हैं। लेकिन कुछ तो दूसरों से ज्यादा जरूर होंगे, फेंग ने जोर देकर कहा। खास प्रतिभाएं? पसंदीदा शिक्षक? दोस्त जो अब भी उसके बारे में बात करते हैं? रसोई के दरवाजे पर खड़ी एक बड़ी लड़की लगभग अचेत सी हो गई। उसके दिमाग ने तुरंत उन लोगों को उन सैनिकों से जोड़ दिया जो एक दिन पहले एथन को ढूंढने आए थे। दुर्भाग्य से श्रीमती चेन अपनी बुढ़ापे के कारण उनके बोलने के तरीके से दोनों को जोड़ नहीं पाई। फेंग के एक आदमी ने यह देख लिया और उसके पीछे से बाहर निकलने का रास्ता बंद करने के लिए अपना स्थान बदल लिया। खैर, श्रीमती चेन ने सोचा, वह हमारी पूर्व रसोइया श्रीमती लियाओ के बहुत करीब था। और छोटा हांगवेई हर जगह उसका पीछा करता था। वह अब 16 साल का है, हमारे बगीचे में मदद करता है। चाय परोसने वाला किशोर लड़का दालान की ओर बढ़ रहा था। आगंतुकों के सवालों में कुछ ऐसा था जिसने उसकी गली मोहल्ले की सहज प्रवृत्ति को जगा दिया। फेंग के एक आदमी ने लापरवाही से उसे रोक लिया। जरूर। क्या आप मुझे शौचालय दिखाएंगे? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा, जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रहा था। बाहर अंधेरा गहरा गया क्योंकि हान वेई के 3 और आदमी चुपचाप इमारत को घेर लिए। उनके लबादों के नीचे तेल के कनस्तर छिपे हुए थे। ये रहा शौचालय, महोदय, लड़के ने संकरे गलियारे के अंत में एक दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। उसका नाम लियू था, 16 साल का और पहले से ही किसी बहुत बड़े व्यक्ति जैसी सावधानी बरत रहा था। इन आगंतुकों में कुछ ऐसा था जिससे उसकी रूह कांप जाती थी। जिस तरह उनकी आंखें हर चीज को सूचीबद्ध करती थीं। उनके लबादों के नीचे उभरे हुए उभार। शुक्रिया, वह आदमी मुस्कुराया। उसके चेहरे पर गुड़िया जैसी खाली मुस्कान थी। मैं आपकी मदद की कद्र करता हूं। लियू ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। श्रीमती चेन को चेतावनी देने की तरकीबें सोच रहा था। ये व्यापारी नहीं थे। कोई भी व्यापारी छिपे हुए हथियार नहीं रखता या ऐसे तीखे सवाल नहीं पूछता। एक हाथ उसके कंधे पर दबा हुआ था
उंगलियां अमानवीय ताकत के साथ उसकी मांसपेशियों में गड़ रही थीं। दरअसल आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे थोड़ी और मदद की जरूरत है। लियू ने आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन एक कठोर हथेली उसके मुंह पर पटक दी गई और उसे पीछे की ओर खींचकर शौचालय में ले जाया गया। दरवाजा एक हल्की क्लिक के साथ बंद हो गया। मम्मफ उसकी चीख हाथ पर ही दब गई। उसके पैर जोर से उछले, लेकिन किसी चीज से नहीं टकराए। पकड़ और मजबूत हो गई। आज कोई हीरो नहीं बेटा, उस आदमी की आवाज बातचीत वाली ही रही और उसने लियू की गर्दन पर जोर से दबाव डाला। कोई निजी बात नहीं। लियू की नजरें धुंधली पड़ गईं। वह हमेशा से रक्षक रहा था, वह जो बदमाशों के आने पर छोटे बच्चों की देखभाल करता था, वह जिसने उन्हें अपने लिए खड़ा होना सिखाया था। अब वह खुद को भी नहीं बचा सका। बेहोश होने से पहले उसका आखिरी ख्याल नन्ही मेलिंग का था, जिसने अभी अभी अपना नाम लिखना सीखा था, जिसे राक्षसों को दूर रखने का भरोसा था। उसका शरीर नीचे गिर गया। हत्यारे ने उसे कुशलतापूर्वक पकड़ लिया और उसे अभ्यासपूर्वक आसानी से फर्श पर गिरा दिया। पहला बेअसर, उस आदमी ने अपने कॉलर में छिपे संचार क्रिस्टल से धीरे से कहा, प्रक्रिया तेज करो। वे शायद उसके गायब होने के बारे में पूछताछ शुरू कर देंगे। मुख्य कक्ष में फेंग ने अपना प्रदर्शन जारी रखा, श्रीमती चेन द्वारा अपने बच्चों की उपलब्धियों की कहानियां सुनाते हुए, ध्यान से सुनते हुए। हर नाम मन ही मन सूचीबद्ध किया गया। एथन से हर संबंध को नोट किया गया। वह बहुत शांत लड़का था, उसने याद करते हुए कहा, लेकिन छोटों का बहुत ख्याल रखता था। जब बदमाश आते तो एथन उनके और हमारे छोटों के बीच खड़ा हो जाता। कभी पीछे नहीं हटा, यहां तक कि जब उनकी संख्या कम होती तब भी नहीं। कितना दिलचस्प है, फेंग ने बिल्कुल दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। और तुमने मिसेज लियाओ का जिक्र किया। तुमने कहा था कि उनका पसंदीदा रसोइया कौन है? मिसेज चेन ने सिर हिलाते हुए और चाय डाली। अब रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन अब भी आती हैं। 3 गली आगे रहती हैं। एथन को अपने बेटे जैसा मानती हैं, जो कभी उनका हुआ ही नहीं। एक और नाम, एक और लक्ष्य, और यह हांगवेई जो उसके पीछे पीछे घूमता था, अभी हमारे बगीचे में काम कर रहा है। श्रीमती चेन मुस्कुराई। बड़ा होकर एथन जैसा बनना चाहता है। स्काउट्स में शामिल हो, शहर की रक्षा करे। कितना अच्छा प्रभाव है हमारे एथन का। रसोई घर में फेंग का एक आदमी पहले से ही रसोइया और उसकी सहायक को निष्क्रिय कर रहा था। कमरा दर कमरा अनाथालय उनके नियंत्रण में आ गया। बाहर दिन का अंतिम प्रकाश पूरी तरह लुप्त हो चुका था। हान वेई का प्रतिशोध शुरू होने वाला था। अध्याय 36 भस्म करने वाली लपटें। रात के आसमान में नारंगी लपटें उठ रही थीं और भयानक गति से अनाथालय को निगल रही थीं। इमारत इतनी तेजी से ऊपर उठ रही थी कि अंदर फंसे लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। कोई जल जागृति करने वाला है। मदद करो, एक आदमी चिल्लाया। उसकी आवाज हताशा से भर गई थी और वह नरक की ओर दौड़ा। दूसरे लोग भी उसके साथ हो लिए और पास के कुएं से बाल्टियां लाने की एक बेकार सी श्रृंखला बना ली। आग की गर्जना ने ज्यादातर आवाजें दबा दी, लेकिन चीखें नहीं। चीखें कभी नहीं। वहां बच्चे हैं। एक महिला घुटनों के बल गिर पड़ी जब पड़ोसियों ने उसे मौत की ओर जाने से रोका। मेरी बेटी वहां स्वयंसेवक के रूप में काम करती है। कृपया। अंतः गार्ड्स पहुंचे, लेकिन जान बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन उन्हें केवल भयभीत दर्शकों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करना था। भगवान दया करें, एक व्यक्ति फुसफुसाया, जब एक छोटी सी आकृति ऊपरी खिड़की पर कुछ देर के लिए प्रकट हुई, जो आग की लपटों के बीच में दिखाई दी और फिर नरक में गायब हो गई। छत का एक हिस्सा जोरदार धमाके के साथ ढह गया, जिससे चिंगारियों का एक नया गुबार आसमान की ओर उठा। गर्मी ने सबको पीछे धकेल दिया। चेहरे टिमटिमाते नारंगी रंग से जगमगा रहे थे और आंसुओं की धार कालिक से सने गालों पर पड़ रही थी। ऐसा कौन करेगा? एक बूढ़े आदमी ने पूछा। उसकी छड़ी उसकी पकड़ में कांप रही थी। कौन सा राक्षस बच्चों को जलाता है? आग की लपटों में श्रीमती चेन के सारे रिकॉर्ड जलकर राख हो गए। उन्होंने जिन बच्चों को पाला था, उनकी फाइलें बड़ी सावधानी से रखी थीं। दीवारों पर लगे चित्र, उन बच्चों की छोटी छोटी कीमती चीजें जिनके पास और कुछ नहीं था। आधे जिले की दूरी पर फेंग और उसकी टीम चुपचाप छायादार गलियों से गुजरी। उनका मिशन पूरा हो गया। सिर्फ बेहोश और बंधा हुआ हांगवेई ही उनकी यात्रा का सबूत बनकर बचा था। 16 साल का वह लड़का, जो एथन को अपना आदर्श मानता था, अब 2 आदमियों के बीच एक बोरी की तरह लटका हुआ था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके घर का क्या हुआ है, अपने परिवार का भी। युवा मालिक के लिए डिलीवरी, फेंग ने अपने संचार क्रिस्टल में धीमे स्वर में कहा। एक पैकेज सुरक्षित है, बाकी को जलने के लिए छोड़ दिया गया था।
उनके पीछे आग की लपटें डिस्ट्रिक्ट 3 के क्षितिज को रंग रही थीं। चीखें अभी भी गूंज रही थीं, जो दूर होते ही धीमी होती जा रही थीं। आपातकालीन घंटियां बज रही थीं, जो थोड़ी बहुत मदद के लिए पुकार रही थीं, बहुत कम, बहुत देर से। 27 बच्चे, 4 शिक्षक, 3 रसोइये, एक बुजुर्ग देखभाल करता जिसने अपना जीवन अवांछित बच्चों को एक मौका देने के लिए समर्पित कर दिया। एक आदमी के घायल स्वाभिमान के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया गया। जंगल की गहराइयों में एथन पूरी तरह से सत्ता के पीछे भाग रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके कारनामों ने अनजाने में शहर में कितनी त्रासदी मचा दी थी। जिस अनाथालय ने उसे पाला था, वह शिकार करते हुए जल गया और उसके निवासियों को हान वेई के प्रति उसके विरोध की भारी कीमत चुकानी पड़ी। यह बात समझ में नहीं आ रही। उसने शिकार की तलाश में अंधेरे में नजर दौड़ाते हुए सोचा, मैं पहले से कहीं ज्यादा गहराई में जा चुका हूं, फिर भी घंटों में सिर्फ एक ही लोब्रॉन्स जानवर मिला है। उनकी भर्ती हो रही है। उसे एहसास हुआ। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। सिल्वर रैंक एक सेना इकट्ठा कर रहे हैं। तियाना के प्रवास चार्ट जिनकी बात तियाना कर रही थी, अचानक ज्यादा समझ में आने लगे। यह कोई बेतरतीब आवाजाही नहीं थी, बल्कि यह समन्वित, संगठित और बुद्धिमानी से किया गया था। उसकी उन्नत इंद्रियों ने आगे हलचल महसूस की। कोई बड़ी चीज जंगल में उससे लगभग 50 मीटर की दूरी पर चल रही थी। एथन ने अपनी छोटी तलवार तैयार की और चुपचाप आगे बढ़ गया। उसकी सांसें नियंत्रित थीं और जमीन पर उसके कदम धीमे थे। एक से अधिक उसे एहसास हुआ जब उसके दिमाग में ध्वनियां अलग हो गईं। वह एक घने पेड़ के पीछे दुबक गया और छायानुकीले भेड़ियों के झुंड को एक साथ चलते हुए देखा। उसकी स्थितिदृष्टि ने तुरंत खतरे को भांप लिया। कुल 5 भेड़िए, 3 शीर्ष लौ श्रेणी में, एक निम्न कांस्य श्रेणी में, और उनका नेता एक विशालकाय चांदी के रोए वाला जानवर जिसके थूथन पर निशान थे, मध्य कांस्य श्रेणी में था। अकेला वह नेता ही मुसीबत बन जाएगा, एथन ने सहज रूप से अपनी उपस्थिति दबाते हुए सोचा। पूरा झुंड मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा, भागना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होगा। कांस्य श्रेणी के इंसान भी भेड़ियों के झुंड से बचना जानते थे, लेकिन एथन कोई साधारण कांस्य रैंक वाला व्यक्ति नहीं था। मैं उनका पीछा करूंगा, उसने झुंड के आगे बढ़ते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए फैसला किया। उनकी माद ढूंढूंगा, शायद पीछे छूट गए लोगों को भी मार डालूंगा। भेड़िए अजीब समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे थे। छोटे भेड़िए अपने नेता के चारों ओर एक सुरक्षात्मक संरचना बना रहे थे। एथन लगभग 1 घंटे तक उनके पीछे पीछे चलता रहा। उसकी उन्नत गति की प्रतिभा उसे दूरी बनाए रखते हुए गति बनाए रखने में सक्षम बनाती थी। उसके चारों ओर जंगल घना होता गया। भेड़िए एक नाले के पास रुके, जल्दी जल्दी पानी पीते हुए पूर्व की ओर बढ़ गए। हमेशा पूर्व की ओर। वे किसी विशिष्ट स्थान की ओर जा रहे हैं। भेड़ियों के रास्ते में और भी पदचिह्न जुड़ गए, सुअर के पदचिह्न, भालू के पंजों के निशान, यहाँ तक कि सांप के विशिष्ट पदचिह्न भी। एथन ने पीछा करना जारी रखा। प्रत्येक कदम उसे खतरे के और करीब ले जा रहा था और शहर को खतरे में डालने वाली सच्चाई के करीब ले जा रहा था। थोड़ी देर बाद भेड़िए अपने गंतव्य पर पहुंच गए। एथन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा। यह अध्याय 37 गिरोह। उसके सामने एक विशाल मैदान फैला था, कम से कम आधा किलोमीटर चौड़ा। जहां पेड़ होने चाहिए थे, वहां सिर्फ चपटे ठूंठ बचे थे, मानो किसी विशाल हाथ ने उन्हें झाड़पोंछ कर मिटा दिया हो। और उस खुले मैदान में जानवर, सैकड़ों की संख्या में। छायादार भेड़िए, रेजरबैक सुअर, लोहे की खाल वाले भालू, काले भृंग, ऐसी प्रजातियां जिन्हें एथन ने पहले कभी नहीं देखा था। सभी एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों में इकट्ठे हुए थे। उनकी स्थिति दृष्टि उन्मत्त होकर सभी खतरों को सूचीबद्ध करने का प्रयास कर रही थी। क्रूर जानवर रेजरबैक सुअर रैंक, उच्चकांस्य क्रूर जानवर क्रिस्टल गोरिल्ला रैंक, उच्चकांस्य क्रूर जानवर शैडोफैंग वुल्फ रैंक, पीक कांस्य, हर जगह कांस्य श्रेणी के जानवर दर्जनों, कुछ सिल्वर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यह वह चीज थी जो बीच में खड़ी थी, जिसने एथन के खून को जमा दिया। 3 विशालकाय जीव जो भट्टी से निकलने वाली ऊष्मा जैसी शक्ति बिखेर रहे थे। एक सांप जिसके शल्क तरल धातु की तरह चमक रहे थे। एक गोरिल्ला जिसके शरीर के कुछ हिस्से क्रिस्टल से ढके थे। एक 6 पैरों वाला तेंदुआ। फेरोसियस बीस्ट सिल्वर सरपेंट रैंक, मध्यरजत जहर प्रतिभा D+ ग्रेड फेरोसियस बीस्ट, क्रिस्टल एप रैंक, मध्यरजत क्रिस्टल हार्डनिंग टैलेंट D ग्रेड फेरोसियस जानवर, पैंथर रैंक, मध्यरजत स्पीड टैलेंट D ग्रेड सिल्वर रैंक्स। एथन ने सोचा। उसके पेट में एक अजीब सी बेचैनी सी घर कर गई। वह एक बेहद खतरनाक इलाके में था और वह जानता था कि एक बार पकड़े जाने पर वह कुछ नहीं कर पाएगा।
मैं बच भी नहीं सकता, वह तेंदुआ मुझसे बहुत तेज है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। सिल्वर रैंक वाले जानवर क्षेत्रीय एकाकी शिकारी थे। वे सहयोग नहीं करते थे। वे सेनाएं इकट्ठा नहीं करते थे। फिर भी वे यहाँ थे, किसी तरह एकत्रित भीड़ के साथ संवाद कर रहे थे, उन्हें संगठित कर रहे थे, जिसे केवल सैन्य संरचना के रूप में वर्णित किया जा सकता था। एथन का दिमाग खतरे का अंदाजा लगाते हुए तेजी से दौड़ रहा था। एक सिल्वर रैंक पूरे शहर को तबाह कर सकता है। 3 ब्रॉन्ज रैंक की एक सेना के साथ शहर की दीवारें कुछ ही सेकंड में गिर जाएंगी। यह तो मेरे अनुमान से भी अधिक बुरा है, उसे एहसास हुआ और उसका पसीना छूट गया। चांदी के सांप की जीभ फिर फड़कने लगी, हवा में उसकी खुशबू महसूस हुई। उसका विशाल सिर अपने छिपने की जगह की ओर मुड़ने लगा। भागने का समय नहीं है। सिल्वर रैंक के शिकारी से तो बिल्कुल नहीं। एथन ने तुरंत अपना रूपांतरण शुरू कर दिया। उसका शरीर विकृत हो गया और उसकी त्वचा से चिटिनस प्लेटें फूटने लगीं। हड्डियां हिलने लगीं, अंग बढ़ने लगे, उसका पूरा शरीर सिकुड़कर ब्लैक बीटल में बदल गया। रूपांतरण ब्लैक बीटल, मध्यकांस्य, सक्रिय। जैसे ही सर्प की नजर उसकी जगह से हटी, उसका रूपांतरण पूरा हो गया। एथन जड़वत हो गया। उसकी हर सहज प्रवृत्ति उसे भागने के लिए चीख रही थी, लेकिन भागने से शिकारी की पीछा करने की प्रतिक्रिया और बढ़ जाती। इसके बजाय वह बिना हिले-डुले खड़ा रहा, उनसे भरे जंगल में एक और जानवर की तरह। सर्प का ध्यान कुछ पल और रुका, फिर वापस इकट्ठी हुई भीड़ पर चला गया। उसने उसे पहचाना नहीं था, चाहे दूरी की वजह से हो या बदलाव की वजह से। एथन यह जानना नहीं चाहता था। एथन अब खुले मैदान को और ध्यान से देख रहा था। भीड़ के स्पष्ट संगठन के बावजूद जानवर अभी भी आ जा रहे थे। स्काउट दल भेजे जा रहे थे। शिकार करने वाले दल शिकार बांटने के लिए लौट रहे थे। मैं एक कमजोर कांस्य दल के जाने का इंतजार कर सकता हूं, उसे एहसास हुआ। एक हताश योजना बन रही थी। उन पर घात लगाओ, यह पागलपन था। बूढ़े एथन ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, लेकिन बूढ़े एथन ने राक्षसों की एक सेना को पूरे शहर का कत्लेआम करने की तैयारी करते नहीं देखा था। सुरक्षा अब कोई विकल्प नहीं थी। उसे मजबूत बनने के लिए जोखिम उठाना ही था, वरना बाकियों की तरह उसका भी कत्ल हो जाता। मुझे शक्ति चाहिए, उसने सोचा। उसके अंदर ताकत की भूख धधक रही थी। खुद की रक्षा के लिए पर्याप्त मजबूत होना जरूरी है, और वह धीरे धीरे पीछे हटा। उसका भृंग रूप उसे छायादार झाड़ियों में घुलने मिलने का मौका दे रहा था। सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर उसने खुले मैदान का चक्कर लगाया और अपने द्वारा पहचाने गए प्रस्थान मार्गों में से एक पर घात लगाने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में निकल पड़ा। उसने एक घात बिंदु पर ठिकाना बनाया जहां एक संकरी घाटी प्राकृतिक रूप से अड़चन पैदा कर रही थी। वहां से गुजरने वाला कोई भी समूह क्षण भर के लिए असुरक्षित हो जाता, न तो तितर-बितर हो पाता और न ही प्रभावी ढंग से आगे बढ़ पाता। बहुत बढ़िया, उसने सोचा, और उस जगह के ऊपर एक विशाल पेड़ पर चढ़ गया। अब इंतजार करना होगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। प्रत्येक मिनट 1 घंटे के समान लग रहा था, क्योंकि अधिक से अधिक जानवर मुख्य मैदान में आ रहे थे। भीड़ से अलग एक छोटा समूह उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था जिस पर एथन नजर रख रहा था। कुल 3 जानवर, 3 रेजरबैक, जिनमें से 2 पीक आयरन रेजरबैक पर हैं और एक मिड ब्रॉन्ज उनका नेतृत्व कर रहा है। कुल 3 राक्षस, 3 रेजरबैक 2 पीक आयरन पर और एक मिड ब्रॉन्ज लीडर जो उनसे आगे चल रहा है। यह संभव है, एथन ने उनकी संरचना का निरीक्षण करते हुए सोचा। मध्यकांस्य एक चुनौती होगी, लेकिन भीड़ से अलग होने के कारण वह इससे निपट सकता है। उसने एक बार फिर उस जगह पर नजर दौड़ाई। उसकी इंद्रियां आसपास किसी भी खतरे के संकेत की तलाश में थीं। कुछ भी नहीं। बस ये 3 मुख्य सभा से दूर जा रहे थे। उत्तम, एथन ने तुरंत परिवर्तन रद्द कर दिया और अपने मानव रूप में वापस आ गया। धनुष उसके हाथों में प्रकट हुआ, जो एक ही गति में उसके भंडारण वलय से निकाला गया। सबसे कमजोर से शुरू करो, उसने तीर चलाते हुए सोचा। नेता के लिए ऊर्जा बचाओ। जैसे ही उन्होंने धनुष की डोरी खींची, उनकी सटीकता बढ़ाने वाली प्रतिभा सक्रिय हो गई। पीक आयरन रेजरबैक का कमजोर स्थान, वह छोटा सा अंतराल जहां खोपड़ी रीढ़ से मिलती है, उसकी बढ़ी हुई धारणा के लिए लगभग उजागर दिखाई दिया। तीर सीधा चला, पत्तों को चीरता हुआ सूअर की खोपड़ी में आधा धंस गया। लोहे से बनी खाल टकराने पर टुकड़े टुकड़े हो गई, जो एथन के सटीक प्रहार के आगे नाकाफी थी। आपने एक पीक आयरन रेजरबैक सूअर को मार दिया है। वह जानवर तुरंत नीचे गिर गया। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जंगल की जमीन पर जोरदार आवाज के साथ गिरा। अध्याय 38 प्रतिभा उन्नयन। ई-रैंक आयरन संवर्धन। बाकी 2 लोग आवाज की ओर घूमे, उनके दांत उसकी ओर तान दिए।
मध्यकांस्य नेता की नजरें एथन की स्थिति पर एक अजीब सी बुद्धिमत्ता से टिकी थीं। स्क्री इसकी युद्ध पुकार पेड़ों के बीच गूंज रही थी, जो इसके साथी के लिए चेतावनी और एथन के लिए चुनौती थी। एथन पहले से ही आगे बढ़ रहा था, उन्नत गति उसे एक नए स्थान पर ले जा रही थी, जबकि दूसरा पीका आयरन सुअर उसके पिछले स्थान पर आ गया था। एक और तीर का निशान लगा, एक और सटीकता संवर्धन सक्रिय हुआ। यह गोली दूसरे सुअर की आंख के गड्ढे में जा लगी तथा जानवर की गति उसे कई कदम आगे ले गई, इससे पहले कि वह एक पेड़ के तने से टकराता। आपने एक पीका आयरन रेजरबैक सुअर को मार दिया है, छोटे मोटे लोग तो खत्म हो गए। अब सिर्फ मुख्य खतरा ही बचा है। मध्यकांस्य सरदार जमीन पर अपने पंजे मार रहा था, उसके दांत संचित ऊर्जा से चमक रहे थे। पिछले सुअरों के विपरीत सरदार ने एथन पर बिना सोचे समझे हमला नहीं किया, वह स्पष्ट रूप से उसका इंतजार कर रहा था और उसका विश्लेषण कर रहा था। एथन ने अपना धनुष वापस भंडारण रिंग में रख दिया और अपनी तलवार निकाल ली। तीर उस खाल को भेद नहीं पाएंगे, मुझे उससे नजदीकी लड़ाई लड़नी होगी, अब केवल तुम और मैं, वह बुदबुदाया और आयरन एनहेंसमेंट को सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी त्वचा पर धातु जैसी चमक फैल गई। सुअर की प्रतिक्रिया तुरंत हुई, उसकी गति का ऐसा विस्फोट कि उसकी विशालता का अंदाजा ही नहीं था। एथन को अपना सुरक्षा कवच उठाने का समय ही नहीं मिला था कि 300 किलो की मांसपेशियां और दांत उसकी रक्षा में आ धमकें। टक्कर से वह पीछे की ओर फिसल गया, उसके जूते जंगल के जमीन पर गड्ढे बना रहे थे। उसकी ढाल टूट गई, लेकिन वह टिकी रही। यह मेरी अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली है, उसने सोचा, और अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए सुअर को एक और हमले के लिए घेर लिया। रेजरबैक के दांत एथन की ढाल से रगड़ खाए और वह ध्वनि कांच पर स्टील की खरोंच जैसी थी, जिससे जादुई अवरोध पर दरारें पड़ गईं। एक और प्रहार और यह चकनाचूर हो जाएगा। इसे जल्दी खत्म करना होगा, एथन ने सोचा। उसे पूरा यकीन था कि शोर से वहां मौजूद लोगों का ध्यान भटक सकता है। मैं जो भी सेकंड बर्बाद कर रहा हूं, वह एक जोखिम है। उसने अपनी ढाल छोड़ दी और उसकी जगह उन्नत गति को सक्रिय कर दिया, और सुअर के आगे से गुजरते ही वह एक तरफ भाग गया। उसकी तलवार ने उस जीव के पार्श्व भाग पर वार किया, लेकिन उसके लौह संवर्धन ने सबसे ज्यादा नुकसान को रोक दिया। उतले घाव से खून रिसने लगा, जिससे जानवर और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। वह आश्चर्यजनक फुर्ती से घूम रहा था, उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। बस अब मर जाओ, एथन ने अपना रुख तैयार करते हुए बुदबुदाया। इस बार सुअर ने छल किया, एक ऐसी चाल जो किसी भी आम जानवर को पता नहीं होनी चाहिए। सीधे हमला करने के बजाय उसने आखिरी पल में पलटी मारी, जिससे एथन अचंभित रह गया। उसका एक बड़ा दांत उसके बाजू से छू गया, कपड़ों को फाड़ता हुआ उसकी पसलियों पर आग की एक लकीर खींच गया। दर्द उसे अंदर तक चुभ रहा था, लेकिन उसकी पुनर्जनन प्रतिभा ने तुरंत घाव को बंद करना शुरू कर दिया। आराम के लिए पर्याप्त तेज नहीं, लेकिन उसे लड़ाई में बनाए रखने के लिए पर्याप्त। एथन ने आयरन एनहांसमेंट और रीजनरेशन को एक साथ सक्रिय किया और महसूस किया कि कई प्रतिभाओं के सक्रिय होने से उसका मानस भंडार तेजी से कम हो रहा है। थकावट के कारण उसे कमजोर होने से पहले उसके पास ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट ही बचे थे। जंगल अचानक बहुत शांत लगने लगा। सुअर ने फिर हमला किया, इस बार पूरी तरह से हमले के लिए तैयार। एथन ने आखिरी पल तक इंतजार किया, दूरी और गति का असाधारण सटीकता से अंदाजा लगाते हुए। जब वह आगे बढ़ता तो पूरी सटीकता के साथ। बढ़ी हुई गति उसे दूर नहीं बल्कि उस जानवर की ओर ले जाती जो उसके ऊपर से गुजरते ही उसके विशाल शरीर के नीचे सरक जाता। उसका ब्लेड ऊपर की ओर बढ़ता और आगे के पैरों के पीछे उस मुलायम जगह को ढूंढता जहां खाल सबसे पतली थी। तलवार दिल में गहरी धंस गई। आपने एक मध्यकांस्य रेजरबैक सुअर को मार दिया है। सुअर की गति उसे कई कदम आगे ले गई, इससे पहले कि वह गिर पड़े उसके पैर फैल गए और उसके विशाल शरीर से प्राण निकल गए। एथन लड़खड़ाते हुए उठा, उसकी रीजनरेशन प्रतिभा के बावजूद उसके शरीर का एक हिस्सा खून से लथपथ था। घाव आग की तरह जल रहा था, जितना उसने शुरू में सोचा था उससे कहीं ज्यादा गहरा। मुझे यहां से निकलना होगा। अभी अपना रूपांतरण शुरू करने से पहले उसने सुअर के शरीर को अपने भंडारण वलय के अंदर रख लिया। जैसे ही उसने अपना सबसे प्रबल रूपांतरण सक्रिय किया, उसका शरीर तुरंत विकृत हो गया। हड्डियां चटकने और फिर से संरेखित होने लगीं, मांसपेशियां उभर आईं और उसकी त्वचा पर खुरदरे भूरे बाल उभर आए। कुछ ही सेकंड में एक विशाल भूरा भालू वहीं खड़ा हो गया जहां एथन खड़ा था। रूपांतरण भूरा भालू मध्यकांस्य सक्रिय भालू की बेहतर पुनर्जनन क्षमता तुरंत काम करने लगी। उसके बाजू का घाव उसके सामान्य उपचार की गति से कहीं ज्यादा तेजी से भर गया। ईरैंक पुनर्जनन बनाम उसके प्राकृतिक F+ ने एक उल्लेखनीय अंतर पैदा किया। एथन तुरंत शहर की ओर रवाना हो गया।
जब वह भाग रहा था तो उसे दूर से खड्ड से चीखने की आवाज सुनाई दी। उन्हें शव मिल गए हैं। उसे लोहे के कवच वाले सुअरों के शवों को छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके भंडारण क्षेत्र में जगह नहीं थी और न ही उसके पास उन्हें छिपाने का समय था। भालू के शक्तिशाली पैर उसे आश्चर्यजनक गति से जंगल में ले जा रहे थे तथा वह झाड़ियों से टकरा रहा था, जिससे उसके मानव रूप की गति धीमी हो जाती। यद्यपि वह अपने परिवर्तन के दौरान अपनी उन्नत गति प्रतिभा को सक्रिय करने में सक्षम नहीं था, फिर भी वह इलाके और अपने शक्तिशाली शरीर के कारण तेज था। प्रत्येक गरजते कदम ने उसके और एकत्रित भीड़ के बीच दूरी बढ़ा दी। पहले की चीखों के साथ और भी चीखें जुड़ गईं। स्पष्टतः वे यह पता लगाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। शहर के प्रांगण में पहुंचकर उसने अपना रूपांतरण जारी कर दिया और जैसे ही वह एक पेड़ के तने पर गिरा, उसका मानव रूप वापस आ गया। उसके शरीर के एक हिस्से में अभी भी दर्द हो रहा था, लेकिन भालू के तेजी से ठीक होने के कारण घाव पूरी तरह से बंद हो गया था। अध्याय 39 प्रतिभा उन्नयन की रैंक आयरन संवर्धन 2। एथन ने भंडारण रिंग से सुअर का शरीर बाहर निकाला। धमाका! शव जंगल की जमीन पर गिर गया, जिससे गिरी हुई पत्तियों पर हवा का एक हल्का झोंका चला। वह उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ जानवर के शरीर पर फिर रहे थे। अपनी थकान के बावजूद वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। अब हर विशेषता बिंदु मायने रखता था। खा जाओ, उसने फुसफुसाते हुए अपनी क्षमता को सक्रिय किया। क्रूर जानवर रेजरबैक सुअर लौह संवर्धन प्रतिभा ई भक्षण रैंक मध्यकांस्य। एथन ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रतिभा को आत्मसात कर लिया। आपने रेजरबैक बोअर को खा लिया है। आपने प्रतिभा विकसित की है। आयरन एनहांसमेंट F+E। आपने +10 शक्ति प्राप्त की है। एथन की शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। एथन ने अपनी स्थिति की जांच की और सुधारों पर ध्यान दिया। मानव एथन ब्रैंडन रैंक मध्यकांस्य प्रतिभाएं उन्नत गति F+, सुरक्षा कवच F, लौह संवर्धन E, सटीकता संवर्धन F+, पुनर्जनन F+, खंजर चलाना F, रूपांतरण शैडो फैंग वुल्फ पीक आयरन रेजरबैक बोअर मध्यकांस्य, ब्लैक बीटल मध्यकांस्य, ब्राउन बियर मध्यकांस्य। स्तर 2 स्वास्थ्य अंक 700 मन अंक 600 शक्ति 85 चपलता 60 बुद्धिमत्ता 60 जीवन शक्ति 70 निःशुल्क विशेषताएं 5 कौशल बुनियादी फुटवर्क नौसिखिया 13%। बुरा नहीं है। मेरी ताकत मध्यकांस्य श्रेणी में पहुंच गई है और रेजरबैक बोअर रूपांतरण भी विकसित हो गया है। एथन दूर शहर की दीवारों पर अपनी नजरें गड़ाए खड़ा था। शहर की दीवारों में घुसपैठ करना हमेशा की तरह आसान था। कुछ ही मिनटों बाद वह तीसरे जिले में वापस आ गया। तभी उसने देखा, रात के आकाश में घना धुआं उठ रहा था। काले बादलों के बीच नारंगी लपटें टिमटिमा रही थीं। वहां क्या हुआ? उसने दिशा बदली। अपनी थकान के बावजूद वह शोरगुल की ओर आकर्षित हो गया। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसके पेट में भय का भाव उमड़ता गया। अनाथालय की दिशा से ही धुआं उठ रहा था। उसकी गति तेज हो गई और लगभग अवचेतन रूप से ही उन्नत गति सक्रिय हो गई। जब वह वहां पहुंचा तो उसे अपने डर की पुष्टि हुई। अनाथालय आग की लपटों में घिरा हुआ था जो रात के आसमान की ओर भूखी निगाहों से बढ़ रही थीं। एथन परछाई से देख रहा था कि कैसे जल प्रतिभाशाली जागृतिकर्मी नरक के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे। उनके चेहरे कालिक से सने हुए थे और उनकी हर हरकत में हताशा साफ दिखाई दे रही थी। बैकअप कहाँ है? एक औरत चिल्लाई। उसकी पानी की प्रतिभा से गोले बन रहे थे जो आग के संपर्क में आते ही भाप में बदल जाते थे। यहाँ सिर्फ तीसरे जिले के लोग ही क्यों हैं? आग बहुत आगे बढ़ चुकी है, हम इसे रोक नहीं सकते। भीड़ असहाय खड़ी थी। उनके चेहरों पर सदमा साफ दिखाई दे रहा था। एथन का गला रुंध गया। वह एक ट्रांसमिग्रेटर था। तकनीकी तौर पर ये उसकी यादें, उसके लोग नहीं थे, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसके पूर्ववर्ती के इस जगह से लगाव से जुड़ा था। बहुत देर हो चुकी है। सब मर चुके हैं। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। इमारत की संरचनात्मक अखंडता कई जगहों पर पहले ही टूट चुकी थी। उस आग में कोई भी नहीं बच सकता था। उसके मन में एक भयानक शक पैदा हो गया। यह समय जब हान वेई उसका पीछा कर रहा था और वह तियाना का बचाव कर रहा था, यह कोई दुर्घटना नहीं थी। एथन ने गली की परछाई में वापस जाने से पहले जलती हुई इमारत पर एक आखिरी नजर डाली। हालांकि उसे अंदाजा था कि हान वेई के लोग इसके पीछे हैं, लेकिन ये बस एक अंदाजा ही रहा। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, बस समय का फर्क था। अगर वो लोग थे तो वो जल्द ही अपना अगला कदम उठाएंगे। उसने हिसाब लगाया और चुपचाप पिछली गलियों से होते हुए लिन के रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। वो चाहेंगे कि मुझे पता चले कि वो लोग थे। वो मुझे गुस्सा, प्रतिक्रियावादी और लापरवाह देखना चाहेंगे। शिकारी इसी तरह काम करते थे।
एक घाव बनाओ, फिर शिकार के खून के निशान छोड़ने का इंतजार करो, सीधे उनके छिपने की जगह तक। यह उसी तरह था जैसे पिछली दुनिया में उसके गुंडे काम करते थे। एथन लिन के रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे से चुपके से निकल गया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि सो रहे परिवार को कोई परेशानी न हो। उसे आराम की जरूरत थी और अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने की भी। जब वह भंडारण कक्ष के सोफे पर बैठा और अपने शरीर को आराम दे रहा था, तो उसका मन आराम नहीं कर रहा था। कुछ घंटों के बाद नींद अनिच्छा से आई। उसके सपनों में आग की लपटों की यादें जानवरों की भीड़ के दृश्यों के साथ मिल गईं। अगला दिन आने से पहले ही एथन को स्टोरेज के दरवाजे पर अचानक दस्तक की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें तुरंत खुल गईं। उसकी सजगता ने उसे एक ही पल में पूरी तरह सतर्क कर दिया। उसका हाथ अपनी अंगूठी से निकाली गई तलवार की ओर बढ़ा। एथन, दरवाजे से लिन की आवाज हकलाती हुई आई। एथन ने भौहें चढ़ाई और अपनी तलवार रख ली। अंदर आओ, उसने पुकारा। दरवाजा चरमराकर खुला। लिन वहां कांपती हुई खड़ी थी, उसके पिता उसके पीछे थे। बूढ़े आदमी ने एक बड़ा सा रसोई का चाकू पकड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां हैंडल के चारों ओर सफेद हो गई थीं। उनके चेहरों का रंग उड़ गया था, आंखें स्पष्ट भय से चौड़ी हो गई थीं। वे अंदर घुस गए और बहुत धीमी गति से दरवाजा बंद कर दिया, मानो उन्हें डर हो कि हल्की सी आवाज भी ध्यान खींच लेगी। क्या हुआ? एथन ने भौहें चढ़ाते हुए खड़े होते हुए कहा। लिन के होंठ कांप रहे थे जब वह कुछ शब्द बनाने की कोशिश कर रही थी। टी-राक्षस, वे यहाँ हैं, उसके पिता ने गंभीरता से सिर हिलाया। उनकी पकड़ में चाकू हिल रहा था। बाहरी दीवार पर हमला हो रहा है। क्या? अध्याय 40 पहली लहर। उसके पिता ने गंभीरता से सिर हिलाया। उनकी पकड़ में चाकू हिल रहा था। बाहरी दीवार पर हमला हो रहा है। क्या? अभी समय नहीं होना चाहिए। उसका मन दौड़ गया। ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वे हमला करने के लिए तैयार थे। इस भयानक एहसास ने उसे एक शारीरिक आघात की तरह मारा। मेरा हमला। उन्हें लगा कि किसी इंसान ने उनके इकट्ठा होने की जगह ढूंढ ली है। उसके पेट में ठंडी दहशत भर गई। मैंने ही इसे शुरू किया है। युद्ध की दूर से आती आवाजें पतली दीवारों से छनकर आ रही थीं, चीखे, दहाड़े, धातु और चिटिन की टक्कर। शहर की घंटियां बजने लगी थीं। उनकी जोरदार आवाजें सभी जिलों तक पहुंच रही थीं। ठीक है, तुम दोनों यहीं रहो, मैं देखता हूं कि क्या हो रहा है। लिन आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तुम वहां नहीं जा सकते, यह बहुत खतरनाक है। उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा और उसे धीरे से पीछे खींचा। उन्होंने अपना सिर हिलाया और उनकी आंखें एथन की आंखों से गंभीर समझ के साथ मिली। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, उसे जाने दो। एथन ने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा। मेरे पीछे दरवाजा बंद कर देना। इसे तभी खोलना जब तुम्हें बचाव दल या मेरी आवाज सुनाई दे। जवाब का इंतजार किए बिना वह भोर के अंधेरे में खिसक गया। सड़कें अराजकता में तब्दील हो चुकी थीं। लोग भाग रहे थे, पहरेदार आदेश दे रहे थे और पूर्व दिशा का आकाश एक अशुभ चमक से जगमगा रहा था। एथन ने उन्नत गति को सक्रिय किया और बाहरी दीवार की ओर दौड़ पड़ा। वह एक बेहतर स्थान पाने के लिए एक इमारत पर चढ़ गया। उसकी ताकत के कारण यह चढ़ाई आसान थी। उसने जो देखा उससे उसका खून जम गया। बाहरी दीवार अभी तक नहीं गिरी थी, अभी तक नहीं, लेकिन सैकड़ों जानवर उसकी नींद पर झुंड बनाकर बैठे थे। रेजरबैक, भेड़िए, भालू और ऐसे जीव जिन्हें वह इतनी दूरी से पहचान नहीं पा रहा था। भंडारण कक्ष में लिन ने अपने पिता को भारी भंडारण शेल्फ को दरवाजे के सामने सरकाते हुए देखा। तुम उसे यहाँ नहीं बांध सकते, उसके पिता ने धीरे से कहा। अगर वह जाना चाहता है तो तुम उसे रोक नहीं सकते। लिन ने सिर हिलाया। उसके गाल पर एक आंसू बह रहा था। मुझे पता है। एथन ने अपनी जगह से अस्तव्यस्त युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण किया। हमले के पैटर्न का विश्लेषण करते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कुछ ठीक नहीं था। रेस्टोरेंट कहाँ है? उसने जानवरों की भीड़ पर फिर से नजर डालते हुए सोचा। उच्चकांस्य सेनापति कहाँ हैं? हमलावर संख्या में तो थे, लेकिन अपेक्षा से कमजोर। ज्यादातर लौह श्रेणी के थे और उनके नेता निम्नकांस्य थे। प्रत्येक कांस्य श्रेणी के जानवर के पास लगभग 5 लौह श्रेणी के सैनिक थे, जो समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनमें वह विनाशकारी शक्ति नहीं थी जो उन्होंने जंगल में देखी थी। यह मुख्य शक्ति नहीं है, उसे एहसास हुआ। यह तो बस एक जांच पड़ताल वाला हमला है। शहर के रक्षक तेजी से संगठित हो गए थे। कांस्य श्रेणी के जागृत सैनिक दीवारों से मंत्र फेंक रहे थे, जबकि तीरंदाज नीचे के प्राणियों पर तीर बरसा रहे थे। वे फिलहाल इसे रोके हुए थे। एथन की नजर दूसरे जिले की ओर गई, जहां टियाना होगी। अमीर जिले की दीवारें ऊंची, मजबूत और बेहतर सुरक्षा वाली थीं। वह वहां सुरक्षित रहेगी, कम से कम जानवरों से तो। हान वेई की बात अलग थी।
लेकिन राक्षस के हमले के दौरान वह भी किसी शोध अधिकारी को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही अवसर सामने आया, एथन के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। कुछ कोर इकट्ठा करने का समय आ गया है। इस अफरातफरी में किसी ने एक और लड़ाके पर ध्यान नहीं दिया। दीवारों की रक्षा में मदद करने वाले किसी व्यक्ति पर कोई सवाल नहीं उठाता, और कोई यह भी नहीं जान पाता कि वे राक्षसी कोर बाद में कहाँ गायब हो गए। एथन ने उन्नत गति को सक्रिय किया और छतों से होते हुए युद्धग्रस्त दीवार की ओर बढ़ गया। सैनिक आदेश चिल्ला रहे थे, नागरिक अंदर की ओर भाग रहे थे, और कहीं दूर खतरे की घंटियां जोर जोर से बज रही थीं। वह दीवार के ऊपर उतरा, जिससे दो तीरंदाज चौंक गए, जिन्हें स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं थी कि कोई पीछे से आएगा। बिना किसी चेतावनी के एथन ने प्राचीर को पार कर लिया और सीधे नीचे राक्षसों के समूह में जा गिरा। यह आदमी क्या कर रहा है? एक तीरंदाज अचंभित होकर बोला, उसका धनुष सदमे में भूल गया। वह मौत को दावत दे रहा है, एक और चिल्लाया, उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया था। दीवार के किनारे खड़े रक्षक इस आत्महत्या को रुग्ण आकर्षण से देखते हुए स्तब्ध रह गए। कोई भी इंसान स्वेच्छा से जानवरों की बाढ़ में नहीं कूदा था, यहां तक कि कांस्य रैंक वाले भी नहीं। एथन पंजों, नुकीले दांतों और काइटिनस अंगों की लहर के नीचे गायब हो गया। उसका शरीर अराजकता में समा गया। वह चला गया। एक गार्ड कैप्टन दीवार के किनारे से खतरनाक तरीके से आगे झुकते हुए चिल्लाया, मैं उसे अब और नहीं देख सकता। उसे कुचलकर मार डाला गया। उनमें से किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि पतझड़ के बीच में एथन ने अपना ब्लैक बीटल रूपांतर सक्रिय कर दिया था, और नीचे गिरते हुए उसका शरीर सिकुड़ता और सख्त होता गया। वह जानवरों के बीच झुंड में एक और कीड़े की तरह उतरा, पहले से मौजूद अनगिनत भृंगों से अलग नहीं। कत्लेआम शुरू करने से पहले मुझे कहीं और जाना होगा, उसने सोचा, अपने भृंग रूप के चारों ओर सुरक्षा कवच सक्रिय करते हुए, जैसे ही वह विशाल पंजों और खुरों के बीच रेंग रहा था। अगर मैं वहीं मारना शुरू कर दूं जहां वह आत्मघाती इंसान गायब हो गया था, तो बहुत शक होगा। वह अस्तव्यस्त युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। उसके आसपास के राक्षस दीवार पर इतने केंद्रित थे कि उन्हें ज्वार के विपरीत दिशा में बढ़ते एक भृंग का पता ही नहीं चला। पूर्वी छोर पर पहुंचकर, जहां आक्रमण कम था, एथन को अपनी राह मिल गई। मन की एक लहर के साथ उसने अपना भृंग रूप त्याग दिया और तुरंत एक रेजरबैक सुअर में बदल गया। उसका शरीर विस्फोटक रूप से फैल गया। उसकी लंबी होती हुई थूथन से दांत फूटने लगे और उसकी त्वचा लोहे जैसी कठोर खाल में बदल गई। आपने रूपांतरित किया है, रेजरबैक बोअर मध्यकांस्य। एथन के आक्रमण से पहले ही उसके सबसे नजदीकी राक्षसों को इस अजीबोगरीब परिवर्तन का एहसास होने का समय ही नहीं मिला। सक्रिय लौह संवर्धन से चमकते उसके दांतों ने एक निम्नकांस्य भेड़िए का गला चीर दिया, और रौंदी हुई धरती पर खून के छींटे पड़ने से उसकी चीख रुक गई। आपने एक निम्नकांस्य शैडोफैन वुल्फ को मार दिया है। एथन ने भेड़िए के शरीर को खाने और अराजकता में उसके मूल को पकड़ने का अवसर बर्बाद नहीं किया, और उसे भंडारण रिंग में संग्रहित किया। +9 चपलता उसने तुरंत घूमकर अपनी बढ़ी हुई भारी भरकम ताकत से लौह श्रेणी के जीवों के एक समूह पर जोर से प्रहार किया, जिससे वे बॉलिंग पिन की तरह उड़ गए। वे उसके समय के लायक नहीं थे। ऐसे कमजोर दुश्मनों से कोई विशेष गुण नहीं मिलता। उनके असली लक्ष्य कांस्य पदक विजेता नेता थे। एक लोब्रॉन्स गोरिल्ला ने दहाड़कर चुनौती दी, और अपनी छाती पीटते हुए जैसे ही उसने उनमें से एक गद्दार को देखा, एथन ने अपने आक्रमण का सामना अपने आक्रमण से किया, जिससे आसपास के लड़ाकों में सदमे की लहर दौड़ गई। उसके दांत बंदर की पसलियों के नीचे के मीठे स्थान पर पहुंच गए और ऊपर की ओर उसके महत्वपूर्ण अंगों में घुस गए। आपने लोब्रॉन्स गोरिल्ला को मार दिया है। +7 शक्ति। एथन ने एक बार फिर गोरिल्ला को खा लिया, लेकिन उसे कोई प्रतिभा प्राप्त नहीं हुई। वजह साफ थी, उस प्राणी की क्षमता, जैसे कि उसके पास पहले से मौजूद लौह संवर्धन प्रतिभा, उसी श्रेणी की थी, और उसकी तुलना में गोरिल्ला का संस्करण कमजोर था, जो उसके पास पहले से मौजूद चीजों को संशोधित या सुदृढ़ करने के लिए बहुत कमजोर था।